हमारे देश भारत से लगभग 7,000 किलोमीटर दूर स्थित है पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर। नाइजर की राजधानी है नियामी। यहाँ पर तख्ता पलट हुआ था पिछले महीने 26 जुलाई 2023 को। 26 जुलाई को नाइजर सेना के जनरल अब्दुल रहमान चियानी ने तख्ता पलट करते हुए देश की पहली लोकतांत्रिक सरकार के राष्ट्रपति मोहम्मद बाजूम को अपदस्थ कर दिया। वर्तमान समय में मोहम्मद बाजूम नाइजर सेना के कैद में हैं। वैसे तो पश्चिम अफ्रीकी देशों में तख्ता पलट एक आम सी बात है। लोकतांत्रिक सरकारों को इस क्षेत्र में सामान्यतः अपदस्थ कई बार किया गया है, लेकिन पिछले 1-2 वर्षों में जो तख्ता पलट की घटनाएं हुई हैं वो अभी तक होती रही तख्ता पलट की घटनाओं से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि यहाँ पर एक नए सुपर पावर का एंट्री हो चुका है। अफ्रीका के इस क्षेत्र में यानी पश्चिमी अफ्रीका में एंट्री हो चुका है रूस का। ऐसा भी नहीं है कि रूस का ये एंट्री 2023 में हुआ। जब से वागनर ग्रुप का स्थापना हुआ 2014 में, ये वो समय था जब रसिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था, रसिया को G7 से निकाल दिया गया था। उसके बाद से ही रसिया का ये सोच रहा है कि मुझे 1991 के पहले सोवियत संघ का जो स्टेटस था उस स्टेटस को फिर से हासिल करना है। सोवियत संघ के दौर का स्टेटस और विश्वव्यापी प्रभाव हासिल करने के लिए 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया, वागनर ग्रुप का स्थापना किया और वागनर ग्रुप को अफ्रीका के कई देशों में तैनात किया गया। वर्तमान समय में अफ्रीका के कई सारे देशों को सुरक्षा प्रदान करता है वागनर ग्रुप। नाइजर में अभी 26 जुलाई को जो कुछ भी हुआ, बहुत सारे एक्सपर्ट का ये कहना है कि इसमें भी वागनर ग्रुप का हाथ है। 24 फरवरी 2022 जब से रूस यूक्रेन युद्ध का शुरुआत हुआ है, उसके बाद से ही रशिया अफ्रीकी क्षेत्र में अपना प्रभाव लगातार बढ़ाने में लगा हुआ है। पिछले 1-2 वर्षों में गिनी, माली, बुर्किना फासो और अब नाइजर में भी रूसी समर्थक सरकार का स्थापना हुआ है। 18 जुलाई 2023 को रशिया अपने आप को अलग कर लेता है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से। इससे यह बात स्पष्ट हो गया था कि यूक्रेन का गेहूं काला सागर के रास्ते अब अफ्रीकी क्षेत्र में नहीं पहुंचेगा। इसके 12 दिन बाद ही 30 जुलाई 2023 को सेंट पीटर्सबर्ग में रशिया अफ्रीकी देशों के साथ एक मीटिंग करता है। सेंट पीटर्सबर्ग में 30 जुलाई को हुए उस मीटिंग में रशिया ने अफ्रीकी देशों को आश्वासन दिया कि गेहूं का कोई चिंता नहीं करना है, रशिया आपको गेहूं का सप्लाई करेगा। यानी ओवरऑल इतना तो समझ में आ रहा है कि रशिया अफ्रीकी क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाते जा रहा है। नाइजर की अगर लोकेशन की बात किया जाए तो नाइजर के उत्तर में स्थित है अल्जीरिया और लीबिया, जबकि इसके पश्चिम साइड में स्थित है माली, बुर्किना फासो, बेनिन। इसके दक्षिण में स्थित है नाइजीरिया, जबकि इसके पूर्वी भाग में स्थित है चाड। नाइजर 1960 के पहले फ्रेंच कॉलोनी था। 1960 में ये एक आज़ाद देश बनता है। उसके बाद से ही यहाँ पर सेना का शासन रहा। 2021 में मोहम्मद बाजूम के नेतृत्व में पहली लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था, लेकिन उसका भी पतन 26 जुलाई 2023 को हो गया। नाइजर का कुल आबादी 2.44 करोड़ है। यहाँ उच्च कोटि का यूरेनियम, सोना आदि कई सारे खनिज संसाधन भरे पड़े हैं। इसके बावजूद भी दुनिया के सबसे गरीब देशों में नाइजर शामिल है। नाइजर में हर 5 में से 2 लोग बेहद गरीब हैं, यानी 40% लोगों का स्थिति नाइजर में यह है कि उनका डेली का इनकम $2.15 से भी कम है। समय में अगर पीछे चलकर देखा जाए तो पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र में ज्यादातर हिस्सों पर फ्रेंच कॉलोनी थी, यानी फ्रांस का कब्जा था। नाइजर, माली, बुर्किना फासो जैसे क्षेत्र में फ्रांस का ही कॉलोनी था, जबकि नाइजीरिया और घाना में ब्रिटिश कॉलोनी था। इसके अलावा अटलांटिक तट पर स्थित गिनी के कुछ क्षेत्र पर पुर्तगाली कॉलोनी भी था। वैसे तो दुनिया के अधिकांश हिस्सों में 1945 के बाद ही औपनिवेशीकरण का समाप्ति होना शुरू हुआ, लेकिन अफ्रीका के इस पश्चिमी भाग में औपनिवेशीकरण का समाप्ति थोड़ा देर से हुआ। 1960 के आसपास पश्चिमी अफ्रीका का पूरा देश औपनिवेशीकरण से मुक्त हो गया, यानी विदेशी शासन यहाँ से समाप्त हुआ। लेकिन पश्चिमी देशों के बहुत सारे सैन्य अड्डे अभी भी मौजूद हैं। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, नाइजर में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डा। यहाँ पर एसी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। जाहिर सी बात है, चूंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो सैनिकों को सहूलियत देने के लिए यह व्यवस्था किया गया है। पश्चिमी अफ्रीकी देशों को अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ गरीबी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ खनिज संसाधन काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पर पश्चिमी देशों के बहुत सारे मिलिट्री बेसेज भी स्थित हैं। इस पूरे क्षेत्र में बार बार तख्ता पलट की घटनाएं होती हैं। इसके अलावा इस्लामी चरमपंथी भी इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी समस्या रहे हैं। इस्लामी चरमपंथी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पर सक्रिय है, उसके पहले थोड़ा सा इस बात को समझ लें। अफ्रीका का यह क्षेत्र साहेल रीजन कहलाता है। इसकी कुल लंबाई 5400 किलोमीटर है, जबकि इसका औसत चौड़ाई 1000 किलोमीटर है। यह एक सेमी एरिड एरिया है, यानी यहाँ बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हरियाली भी नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा भी नहीं होता है। इसके जस्ट ऊपर का जो क्षेत्र है वो सहारा रीजन है, यानी सहारा मरुस्थल का क्षेत्र है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है।
साहेल रीजन के नीचे का जो अफ्रीकी क्षेत्र है वहाँ वर्षा वन पाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। इसके अलावा सवाना यानी घास के बहुत सारे मैदान भी स्थित हैं। अफ्रीकी क्षेत्रों में ज़्यादातर जो इस्लामी चरमपंथ है यानी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है वो सालेह और सहारा रीजन में एक्टिव है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोको हरम के लोकेशन की बात किया जाए, नाइजीरिया का वो हिस्सा जो नाइजर और चाड के साथ सीमा साझा करता है, वहाँ पर बोको हरम का प्रभाव अभी भी देखा जा सकता है। इसके अलावा नाइजर, माली, बुर्किना फासो, सूडान ऐसे बहुत सारे अफ्रीकी देश जहां पर अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अभी भी सक्रिय हैं। यानी कि इस क्षेत्र के लिए इस्लामी चरमपंथ भी एक बहुत बड़ी समस्या रहा है। इस रीजन में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर कार्रवाई करने के लिए लोकल सरकारों को अमेरिकी, फ्रांस जैसे पश्चिमी देशों की सहायता भी मिलते रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे बोको हरम, जिसका मेन बेस नाइजीरिया ही है, अभी तक भी है। हालांकि बोको हरम का काफ़ी हद तक सफाया हुआ है, लेकिन अभी भी ये एक्टिव है। बोको हरम के खिलाफ नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून के सेना ने एक संयुक्त अभियान चलाया जिसमें उन्हें अमेरिकी और फ्रेंच फौजों का भी सहायता मिला था। नाइजर में हुए इस घटनाक्रम के बाद नाइजर के दक्षिण में स्थित नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने धमकी दे दिया है नाइजर को कि जल्द से जल्द लोकतांत्रिक प्रणाली को नाइजर में स्थापित किया जाए। नाइजर में हुए तख्ता पलट प्रक्रम के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा सक्रियता नाइजर के पड़ोसियों में अगर कोई दिखाता है तो वो है नाइजीरिया। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नाइजीरिया इकोवास का अभी अध्यक्षता कर रहा है। महज 3 हफ्ते पहले ही नाइजीरिया को इस क्षेत्रीय गुट इकोवास का अध्यक्षता मिला है। बोला टिनुबू जो नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं वो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार की अध्यक्षता कर रहे हैं नाइजीरिया में। तो ऐसे जाहिर सी बात है उनको ये बात बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है कि नाइजर में लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया है। इकोवास का फुल फॉर्म हुआ इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। 1975 में लागोस के संधि के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। लागोस नाइजीरिया में स्थित एक शहर है। इकोवास का हेडक्वार्टर अबूजा नाइजीरिया में है। इकोवास संगठन में पहले 15 सदस्य थे, लेकिन 4 सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया है। वो सदस्य है बुर्किना फासो, गिनी, माली और अब नाइजर। इकोवास संगठन के अंतर्गत 3 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, इंग्लिश, फ्रेंच और पुर्तगीज। इंग्लिश चूँकि वर्ल्ड वाइड लेवल पर बोले जाने वाली भाषा है। फ्रेंच इसलिए क्योंकि वेस्टर्न अफ्रीका के मैक्सिमम भाग पे कभी फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था, जबकि पश्चिमी अफ्रीका के गिनी तट पे कभी पुर्तगीज कॉलोनी भी था। इकोवास संगठन का मुख्य उद्देश्य है एक साझा बाजार का स्थापना करना, ताकि इस संगठन में जो भी सदस्य देश हैं उनके बीच व्यापार को आसान किया जाए और इस क्षेत्र में समृद्धि लाया जाए। साथ ही साथ इकोवास एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है। इकोवास संगठन का अपना एक पीस कीपिंग फोर्स भी है जो पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र में होने वाले तख्ता पलट के खिलाफ अभी तक काम करते रहा है। साथ ही साथ पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र में सक्रिय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ भी ये काम करते रहा है। इसके बाद ये समझते हैं कि आखिर जुंटा क्या होता है। आपने नाम जरूर सुना होगा। नाइजर में अभी जुंटा का सरकार है। माली, बुर्किना फासो, गिनी में जुंटा का सरकार है। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में जुंटा का सरकार है। जुंटा एक स्पेनिश शब्द है। 1808 में नेपोलियन ने जब स्पेन का इन्वेजन किया तो उसके बाद स्पेन के अलग अलग क्षेत्रों को मिलिट्री अधिकारियों को सौंप दिया गया और मिलिट्री अधिकारियों का एक ग्रुप था जो अलग अलग क्षेत्रों का प्रशासन संभालता था। तो मिलिट्री अधिकारियों के इस ग्रुप को ही जुंटा कहा जाता था। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बल प्रयोग के द्वारा किसी देश पर शासन करने वाले सैन्य अधिकारियों के समूह को, सैन्य अधिकारियों के कमेटी को जुंटा कहते हैं। पश्चिम अफ्रीकी देशों में गुटबंदी का भी शुरुआत हो चुका है। रूस को समर्थन करने वाले देशों में है माली, बुर्किना फासो, सेनेगल, नाइजर, गिनी आदि। जबकि पश्चिमी देशों के ग्रुप में नाइजीरिया, लाइबेरिया, बेनिन, पूरा का पूरा इकोवास संगठन है। नाइजर में जुंटा के सत्ता संभालने के बाद ही पूरे दुनिया के यूरेनियम मार्केट में हड़कंप मच गया है। यूरेनियम के कीमतों में वृद्धि होना शुरू हो चुका है। इसका मुख्य कारण यह है कि नाइजर दुनिया का 7वां सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। नाइजर में पाया जाने वाला यूरेनियम अयस्क काफ़ी उच्च कोटि का भी होता है। नाइजर के द्वारा प्रतिवर्ष 4,20,000 टन यूरेनियम अयस्क का उत्पादन किया जाता है। यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों की अगर बात किया जाए तो वहाँ पर कुल बिजली उत्पादन में 22% बिजली न्यूक्लियर पावर प्लांट से ही आते हैं। यूरोपियन यूनियन के बिजली उत्पादन करने वाले इन न्यूक्लियर पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का सप्लाई नाइजर से ही होता रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यूरोप में बिजली का समस्या भी आने वाला है, जिस वजह से यूरोप की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। दोस्तों, इस तरीके से मैंने इस टॉपिक का पूरा विश्लेषण करने का प्रयास किया। अब तो आगे देखने वाली बात है कि क्या नाइजर रूस अमेरिकी युद्ध का नया अखाड़ा